जैन साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैक्सीन सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था साइंस के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टाइम को बर्बाद किए हुए बिना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारी भार मतलब हैवी वेट, जैसे कि भारी धातुएँ है ना, बड़ी बड़ी धातुएँ तो भारी तो होंगी, ऑब्वियसली बात है, सीधी सीधी बात है। स्टील की धरनी है ना, तथा स्क्रप लोहे की वस्तुएँ है ना, ये सब भारी भारी बताए गए। स्टील की धरनी, कोई बड़ा स्टील होगा धरनी जिस पर स्टील को रखा जाता है। स्क्रप लोहे की वस्तुएं कि लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्य के लिए, मतलब एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान पर पटकना, लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है ना। आप भारी भारी वस्तुओं को उठाते हो है ना, ट्रक के द्वारा, मशीन के द्वारा, क्रेन मशीन के द्वारा, तो आप उनको उठा कैसे पाते हो, किस चुंबक के द्वारा उठा पाते हो, किसकी सहायता से उठा पाते हो, क्वेश्चन ने ये पूछा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें कुंडलियां लगी हुई होती हैं जिस मशीन से आप इसको उठाते हो, और उन कुंडलियों में प्रवाहित किया जाता है आपका करंट, धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है चुंबक का। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने के कारण आप उसको आसानी से उठा पाते हो है ना। लेकिन जब आपने करंट प्रवाहित की तो उसमें जो चुंबक उत्पन्न हुए वो है कौन सी, आपकी विद्युत चुंबक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा की है ना आपने चुंबक तो उत्पन्न, वो कौन सी, विद्युत चुंबक के कारण आप उसको फिर उठा पाओगे। और चुंबकीय प्रभाव किसके कारण आएगा, उसमें विद्युत चुंबक के कारण ही आएगा है ना। अब आपको कितना प्रभाव लाना है, कितना वेट उठाना है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपको कितनी करंट देनी है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा आपका, विद्युत चुंबक। ये रहा आपका ए नंबर आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। देखो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो आपकी आरबीसी है ना, आरबीसी को ही क्या बोलते हो, रेड ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म यदि पूछे आपसे तो आपको लिखना है रेड ब्लड सेल है ना। रेड को बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मैंने बायोलॉजी की लैंग्वेज में पूछा है ना, तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में ही इसका आंसर देना है। इसको इरिथ्रो बोला जाता है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इरिथ्रो बोला जाता है। और सेल को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है साइट। क्या कहा जाता है, साइट। और आपकी आरबीसी किस में पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं, रक्त में पाई जाती हैं है ना। किस में पाई जाती हैं, रक्त में पाई जाती हैं। तो इसका जो यदि मैं पूछूं कि इसको कहा क्या जाएगा, तो सीधी सीधी बात है, इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। चूंकि ब्लड में पाई जाती हैं, इरिथ्रोसाइट मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी इरिथ्रोसाइट। तो इसका पूरा का पूरा बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। सेम पिक्चर डब्ल्यूबीसी के है। आपसे डब्ल्यूबीसी का भी यदि पूछ दिया जाए तो आंसर कर देना है। क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, वाइट ब्लड सेल है ना। वाइट को क्या बोला जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ल्यूको। सेल को क्या बोला जाता है, साइट है ना। तो इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा अपनी डब्ल्यूबीसी का, ल्यूकोसाइट। चूंकि पूछा किसका है इसने, आरबीसी का पूछा है, आंसर क्या होगा, इरिथ्रोसाइट। यदि डब्ल्यूबीसी पूछता तो ल्यूकोसाइट। प्रकार जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एस्ट्रोजन क्या है। तो यह एस्ट्रोजन है आपका हार्मोन। क्या है, हार्मोन। किस में निकलता या है, मेल में कि फीमेल में है ना, पुरुष में कि महिला में। तो मैं आपको बता दूं कि यह निकलता है मादाओं में, फीमेल में। किस में, फीमेल में एस्ट्रोजन। अब फीमेल में है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है ना, स्तनों का आकार में बढ़ना, कूल्हों का निकलना, आवाज़ का भारी होना, मतलब चेंजेस आ जाते हैं कुल मिला के है ना। लड़कियों में जो चेंजेस आते हैं 10th के बाद, आप देखते हो 8वीं 10वीं के बाद चेंजेस आ जाते हैं, आप में भी आते हैं, उनमें भी आते हैं ना। ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये आते हैं हार्मोन के कारण। अब चूंकि ये हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में, तो महिलाओं को यह प्रभावित करेगा, लेकिन प्रभावित किसको नहीं करेगा, तो प्रभावित नहीं करेगा मेरे भाई मेल को। सीधी सीधी बात है, ये मेल में तो निकलते नहीं, तो मेल से इसका तो कोई लेन देन है ही नहीं दूर दूर तक, तो मेल को यह अफेक्ट नहीं करने वाला है।
अब वही तो इसने पूछा कि कौन प्रभावित नहीं होता है। देखो अंडाशय किससे रिलेटेड होता है, महिलाओं से, तो देखो महिला तो प्रभावित हो गई, अब आगे पढ़ोगे भी मत। शुक्राणु ये होता है मेल से रिलेटेड, मेल में पाया जाता है, किसमें, पुरुष में, है ना। स्तनों का विकास महिलाओं से रिलेटेड, मासिक चक्र महिलाओं से रिलेटेड होता है, जो पीरियड्स आते हैं उनको मासिक चक्र बोलते हैं महिलाओं में। तो ये तीन तो प्रभावित होंगे आपके, ए सी और डी, और प्रभावित कौन नहीं होगा, बी नहीं होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि कौन सा प्रभावित नहीं होता है, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है मेरे दोस्त प्रभावित। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया या यहाँ स्थापित किया गया, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, मुंबई की एक स्थान है, मुंबई के पास एक स्थान है, उस स्थान का नाम है ट्राम्बे। क्या है, ट्राम्बे। इस ट्राम्बे नामक जगह पर पहला नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किया गया, है ना। ट्राम्बे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, अपशिष्ट जल, मतलब सीधी सीधी बात है, जल कैसा है, गंदा है। अपशिष्ट करते ही होता है, स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, गंदा है। तो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलों, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, यदि आपने नदियों में देखा होगा, तालाबों में देखा होगा, कुएं में देखा होगा, तो लोग भाग बोतल डालते हैं, कहीं भी आसपास कुछ भी बोतल में लेके जाते हैं, पीते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें डाल देते हैं, है ना। बड़ी बड़ी वस्तुओं को, बोरी बिस्तर, लोग जहाँ जगह मिली वहीं डाल देते, तो प्रदूषित होता है आपका जल, अपशिष्ट जल बन जाता है। अब उनको निकालना है, यदि आपको उसको स्वच्छ करना है, जल को शुद्ध करना है आपने, तो उसको निकालने के लिए वही तो पूछा है, इसके द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, तो एक विधि होती है यांत्रिक विधि, जिसमें आप उसको निकालते हो, है ना। देखते हो आप पिक्चरों में कि उसको भर के उठा के दूसरी जगह पटकते हैं जाल से बिछा के, और उस विधि को कहा जाता है बार स्क्रीन। चूँकि यह क्या है, एक यांत्रिक विधि है, तो नाम सुन लो पहली बार यदि सुना हो, क्या है नाम, बार स्क्रीन। बार स्क्रीन विधि के द्वारा अपशिष्ट जल को, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं जल में, उनको हटाया जाता है। बड़ी बड़ी वस्तुओं को बोला है मैंने, छोटी छोटी वस्तुओं को नहीं बोला, जो दिखाई नहीं देती हैं उनके लिए बार स्क्रीन नहीं है। जो बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं आपको, आप नहीं हटा सकते हो अपने हाथों से, मशीन के द्वारा हटाओ, और उस यांत्रिक विधि को बोला जाता है बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन के द्वारा इसको हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है आपसे, तारों का वह समूह है जो आकाशगंगा में एक आकृति बनाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अच्छी बात है, कहलाता है तारामंडल। क्या कहलाता है, तारामंडल। 7वां क्या कहता है, एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कारण यह है कि कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है। देखो ये मोमबत्ती है, मान लो ये क्या है, मोमबत्ती ऐसी सफ़ेद होती है, देख लो इसकी नोक, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती में मैंने कढ़ाई लगा दी, मोमबत्ती जलने लगी, ठीक है, जल जाओ जल जाओ, जलने लगी। अब मैंने एक गिलास को लिया, ये रहा गिलास, है ना, ये रहा, इस गिलास को लिया, है ना, और इसको ऐसे ढक दिया ऐसे, तो मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। चूँकि यह मोमबत्ती बुझी कैसे, देखो जब यह वातावरण में थी तो इसको ऑक्सीजन मिल रही थी, है ना। जब मैंने इसको गिलास के द्वारा ढक दिया तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी ईंधन यदि जल रहा है तो वो ईंधन कहलाता है। तो कोई भी ईंधन किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ज्वलनशील सिद्धांत यही कहता है, एक सिद्धांत होता है उसका नाम याद कर लो, ज्वलनशील सिद्धांत, ज्वलनशील सिद्धांत। और यह सिद्धांत कहता क्या है आपसे, है ना। तो इस सिद्धांत में आपसे बोला जाता है कि यदि ईंधन को जलना है, किसको, आपके ईंधन को, आपके फ्यूल को यदि जलना है तो वो जलेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। निकलेगी क्या, एनर्जी रिलीज होगी मेरे दोस्त। क्या निकलेगी, एनर्जी। और यह जो सिद्धांत है, ज्वलनशील सिद्धांत, यह दिया था लेबोजियर साहब ने, जो केमिस्ट्री के पितामह हैं। तो लेबोजियर ने यही तो बोला कि जलाओ आप ईंधन को,
लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं है, आप ईंधन को नहीं जला सकते हो। तो जब इस गिलास को इसके ऊपर ढका गया तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो गई, अनुपस्थितता हो गई। ऑक्सीजन अनुपस्थित है ही नहीं, एब्सेंट हो गई। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह नहीं जलेगा, लौ बुझ जाएगी आपकी, सीधी सीधी बात है। तो प्रज्वलन ताप का कम होना, ताप कहाँ से कम होगा, बी नंबर है आपका मोमबत्ती में मोम की अनुलब्धता 8। सी नंबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अनुलब्धता का, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। डी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन की पहचान करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। आपने पानी लिया है ना, आप नमक डाल के तो पानी पीते नहीं, मेरे को मालूम है, शक्कर डाल के पीते, लेकिन सोनम लड़की है, गलत काम लड़कियां ही करती हैं। तो उसने गिलास में पानी था और एक चम्मच, बड़ी चम्मच में नमक डाला, छोटी में नहीं, बड़ी में, बड़ी चम्मच में भर के नमक डाला, नमक गायब हो गया। तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? तुरंत आंसर गलत करोगे आप, रासायनिक परिवर्तन। 100% गलत करते हैं। रासायनिक परिवर्तन आता है दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन सोचो कि उसके कंपोनेंट परिवर्तित हुए हैं क्या। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखना, ग्रेविटी के कारण वो नमक तली में बैठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो नमक की अवस्था चेंज हो गई थोड़ी देर के लिए, यदि गायब हो गई, अवस्था चेंज हुई है, कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ। तो अवस्था चेंज हुई अर्थात कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बाहित मल ताल, बाहित मल ताल के किनारे, तालाब होगा है ना, ताल और तालाब एक ही चीज है, समझ लेना। ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो यूकोलिप्टस होते हैं सबसे लंबे वृक्ष होते हैं, सबसे बड़े और लंबे। अब चूंकि इस यूकोलिप्टस की एक खासियत है, इसकी जड़ें सबसे लंबी होती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं। और आपको मालूम है जड़ें किसको स्टोर कर रखती हैं? पानी को, भोजन को। तो किनारों पर नमी बनी रहती है, पानी बना रहता है आपका। तालाब में क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, पानी बना रहता है, इसलिए किसके वृक्ष लगाए जाते हैं? यूकोलिप्टस के वृक्ष लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताइए। जैसे कोरोना के लिए आप किसका लगाते हो? स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। वैसे ही टाइफाइड के लिए आप TAV का टीका लगाते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है? एक परिस्थिति तंत्र में अपघटक का कार्य क्या रहता है? तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई जीव मरता है या मैं मरता हूं, तो मैं कार्बनिक यौगिक हूँ, मेरा पूरा बॉडी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। देखो किसी भी चीज़ में कार्बन तो उपस्थित है ही, यदि कार्बन उपस्थित नहीं है तो उसका अपघटन नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, फैक्ट है, सत्य है। तो मेरा अपघटन हो जाता है, आपका भी हो जाएगा, आपका भी अपघटन होगा, मेरा भी। आए है तो अपघटन तो होना ही होना है। तो वह अपघटन होता तो है, लेकिन करता कौन है? सूक्ष्म जीव करते हैं, छोटे छोटे जीव, कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। इस सूक्ष्म जीव आपका अपघटन कर देते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ को सरल स्वरूप दे देते हैं, है ना, अर्थात कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? संरक्षित क्षेत्र पूछा है ना। आप तुरंत इसमें ऑप्शन को गलत टिक करते हो। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान में से कोई एक आप चुन लेते हो, है ना। ऑप्शन मिस्टेक है, देख लेना BDA जहाँ भाई लिखा हो, लेकिन देख लो 4 हैं आपके सामने। तो ऊपर दिया गया है अभ्यारण्य, फिर जीवमंडल नीचे, फिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर चिड़ियाघर। तो मैं आप बता दूं कि अभ्यारण्य में तो है ना प्रतिबंधित होता है आना जाना, राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रतिबंधित होता है, जीवमंडल में भी। इसमें संरक्षित होता है पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का भी, सभी का संरक्षित होता है। लेकिन चिड़ियाघर में आप जब जाते हो, आते हो, तो उस क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया जाता है, आपके लिए छूट दी जाती है, पैसे दीजिए चिड़ियाघर में, जाके देखिए जानवरों को, है ना, आराम से देख सकते हो। बहुत सारे जानवर होते हैं, वो तो कमाई का एक माध्यम है। तो चिड़ियाघर में क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया जाता है, जानवरों की सुरक्षा की जाती है। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है? आर्थ्रोपोडा का अर्थ है, तो मैं बता दूं आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संधित पैर। क्या होता है? संधित पैर। पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना। वह हार्मोन जो पुरुष में गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, उस हार्मोन को क्या कहा जाता है?
तो देखो मैं आपको बता दूं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है एक कैसा होता है, मेल हार्मोन होता है, पुरुषों में निकलता है ना। और यह मेल में, पुरुषों में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। कौन सा, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो मैं आपको बता दूं, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे आप में मूंछें आती हैं, आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, इसी के कारण होता है ना। शरीर चौड़ा चौड़ा फील होने लगता है ना, अट्रैक्शन आ जाता है, ये सब इसी के लक्षण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, जो कि मेल में निकलते हैं, पुरुषों में निकलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, ठीक है, एक याद क्वेश्चन कर लो। देखो क्वेश्चन से ही एक आपका क्वेश्चन बन गया, ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है। यदि कभी पूछ ले तो आंसर कर देना। जैसे ही वह दही में परिवर्तित होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका पीएच क्या होगा। मैं आपको बता दूं, देखो कि आप ये बताइए कि दूध खट्टा लगता है कि दही, है ना, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि दही सर खट्टा लगता है। अब दूध जब दही में बदल जाता है तो खट्टा क्यों लगता है। अब देखो उसमें क्या दिया गया है, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, और ताजे दूध का बोला है ना। आया तुरंत उसको उबाला और पियो, ताज़ा दूध है। अब वो दही में बदल गया, आपको रखा रखा आपका है ना, गंदा हो गया, फट गया दूध, उसमें आपने कुछ डाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि एक पीएच स्केल बनाता हूं मैं, एक क्या है आपकी पीएच स्केल है, 1 से लेकर 14 तक मैंने इसमें पॉइंट लिए। पीएच स्केल में 14 तक पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और 14, ये आपके पॉइंट हो गए। और ये 7 होता है, यदि किसी भी वस्तु या पदार्थ का पीएच मान क्या हो, 7 हो, तो वो कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है ना, कोई स्वाद ही नहीं होता उसका, पानी जैसे आपका ऑप्शन है। अब जैसे ही 7 से नीचे आते हो तो पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती चली जाती है, अर्थात वह पदार्थ कैसा लगने लगता है, स्वाद में खट्टा लगने लगता है। जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ेगी स्वाद में कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। और देखो यही तो बताया गया है क्वेश्चन में कि दूध का पीएच मान 6 होता है, जैसे वह दही में परिवर्तित करता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि दही दूध से खट्टा होता है, तो सीधी सीधी बात है दही की अम्लीयता दूध से अधिक हो गई, है ना। तो जब दही की अम्लीयता दूध से अधिक हो गई तो सीधी सीधी बात है उसका पीएच मान भी क्या हुआ, 6 से कम होगा, तभी तो अम्लीयता बढ़ी, तभी तो वो खट्टा लगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ए नंबर क्या है, मापा नहीं जा सकता, बी नंबर क्या है, परिवर्तित नहीं होगा, सी नंबर क्या है, कम होगा, कम होगा, आगे डी नंबर पढ़ो ही मत, है ना। तो आपके क्वेश्चन इधर पे ख़त्म होते हैं। अब अगले लेक्चर में आने वाले और क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बने रहिएगा।